देखिए 24वें दिन का जो मॉडल आंसर सॉरी क्वेश्चन दिया गया था उसका मॉडल आंसर इस वीडियो में दिया जा रहा है और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी गई। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आप पा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो भी अभ्यर्थी हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वह इसी लिंक के माध्यम से ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली 2 क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड किया जाता है। उसी के अनुरूप अपना आंसर लिखकर वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं और जो भी आवश्यक सुधार होंगे आपके लेखन को लेकर वो बताए जाएँगे और अपनी लेखन शैली में आप बेहतर सुधार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसके गुण दोष का परीक्षण कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त से आशय एक अस्थायी भू राजस्व कर व्यवस्था से था जिसे बंगाल, बिहार तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था, जो कुल कृषि भूमि का 19% थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ठीक है। अब इस व्यवस्था के गुण और दोष को देखना है। तो अस्थायी बंदोबस्त ये रहा, गुण ये रहा, दोष। अब गुण क्या था? निश्चित समय पर निर्धारित आय, कंपनी को जमींदारों से लाभ और सहयोग प्राप्त हुआ, जमींदारों को भू स्वामित्व प्राप्त हुआ और कृषि की उन्नति हुई। ठीक है। अब दोष क्या थे इसके? सरकार का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया, अकाल व बाढ़ में भी वसूली की गई, किसानों का आर्थिक शोषण बढ़ा और सूर्यास्त कानून जिसके अंतर्गत किसानों को उच्च लगान दर पर उनका शोषण किया गया। ठीक है। अब गुण क्या थे इसके? इसको डिफाइन करेंगे जो ऊपर दिया गया था सिनॉप्सिस। ठीक है। इसमें से 2-3 आप कर लीजिएगा, पूरा मत कीजिएगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा आपको पेपर में। इस व्यवस्था से कंपनी को निश्चित समय पर निर्धारित आय यानी लगान का 10/11 भाग प्राप्त होने लगा। दूसरी तरफ जमींदारों को भू स्वामित्व की प्राप्ति से आर्थिक लाभ मिला। अगला है, कंपनी को धन एवं समय की बचत होने लगी क्योंकि अब लगान की वसूली जमींदार वर्ग करने लगा और कंपनी की आय में चौगुना वृद्धि हुई। ठीक है। कुछ उदारवादी जमींदारों ने भू स्वामित्व लगान की राशि मिलने से कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया, फलतः उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब दोष क्या क्या थे? 2-3 पॉइंट में इसको भी समझ लेंगे। इस पद्धति ने पूंजीवाद के नाम पर भूमि को खरीद बिक्री व गिरवी का वस्तु बना दिया। और दूसरा दोष ये था, उच्च लगान दर होने से किसान अब मजदूर बनकर रह गया था। भूमि पर स्वामित्व एक ऐसे वर्ग को मिला जो कृषि कार्य नहीं करता था, अर्थात जमींदार वर्ग जो सिर्फ वसूली करता था। ठीक है। अगला दोष देख लेते हैं। उच्च लगान दर के कारण बचत न होने से कृषि में निवेश हतोत्साहित हुआ जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ। परिणामतः बाढ़, सूखा, अकाल आदि आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि हो गई। और अंत में अब निष्कर्ष। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा कृषि उन्नतियों और कृषि सुधार का तर्क देकर शुरू किया गया भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक लालच की पूर्ति करना था, जो अंततः किसानों के शोषण व दयनीय दशा का द्योतक बना, जिसने लाखों किसानों को काल के काल में समाने को मजबूर किया। ठीक है। ये रहा। अब दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया था कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। अब उत्तर में लिखेंगे, पहले तो भूमिका बना देंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां और कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। ठीक है। अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। प्रभाव क्या क्या पड़ा था उसका देख लीजिएगा। पहला तो कृषकों की निर्धनता में वृद्धि हुई, विऔद्योगीकरण और हस्तशिल्प का ह्रास हुआ और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है। और आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ और आर्थिक निकास। ठीक। अब 3-4 पॉइंट हम उसको डिफाइन कर देंगे। अंग्रेजों ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जैसी भू राजस्व पद्धतियां लागू की थी जिनका भारतीय कृषि किसानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जैसे यथा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों द्वारा कृषकों का शोषण बढ़ा, केवल राजस्व वसूली पर ध्यान दिया गया लेकिन भूमि सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। अब शिल्प का ह्रास हो गया और विऔद्योगीकरण स्टार्ट हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन के सूती वस्त्र तथा अन्य उद्योगों को स्थापित करने और भारत को उसका प्रमुख बाजार बनाने की रणनीति के तहत यहाँ के परंपरागत उद्योग धंधों का विनाश किया, जिसके कारण बेरोजगारी तथा गरीबी में वृद्धि हुई। अंग्रेजी मालों के भारतीय बाजारों में भर जाने से जिसका सामना करने में हस्त निर्मित वस्तुएं असमर्थ थी, अतः शिल्पकारों का गांव की ओर पलायन बढ़ा। ठीक है। अब अगला है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण
भारत में कृषि का वाणिज्यिकरण की व्यवस्था थी और इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। भूमि पर अत्यधिक कर होने के कारण किसान ऋण बोझ में दब गया तथा वास्तविक लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आर्थिक निकास है अगला। ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगला जो सबसे प्रमुख कारण है मुझे लगता है कि आर्थिक निकास। भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव इंग्लैंड की ओर हो रहा था, उसे आर्थिक निकास की संज्ञा दी गई। अब लास्ट में निष्कर्ष। उपर्युक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, आज का मॉडल आंसर इतना ही। अगला क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।